हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन के लिए ये हमारी सीरीज चल रही है जो एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिक्स कवर करते हैं। आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड प्लीज़ कीप ऑन फॉलोइंग द वीडियोज़। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से। So an equation involving derivatives of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation। जैसे हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें नॉर्मल एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन जैसे हो गई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसी कोई पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो गई। बट डिफरेंशियल इक्वेशन में ना डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है विच इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर डी वाई बाई डी एक्स वाली कोई इक्वेशन हो जिसमें या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा हो या फिर कोई भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, जैसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, तो वो सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y with respect to x। दैट मीन्स y की जो वैल्यू है ना वो x पे डिपेंड करती है। तो y को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो y होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और जो x होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो विद रिस्पेक्ट टू हम x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं जिस वेरिएबल का वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मीन्स अगर dx बाय dy हम लेते हैं तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो होगा x एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो होगा y। तो आई होप ये सबको क्लियर है। जब भी हम dy बाई dx लेते हैं तो उस केस में y इज जो भी ऊपर होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो नीचे होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम dx बाई dy लेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा y। और dy बाई dx केस में इंडिपेंडेंट इज x एंड डिपेंडेंट इज y। तो बेसिकली कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चाहे वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, मतलब डेरिवेटिव वाली एक भी टर्म हो तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब हम आते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है? डेफिनेशन को तो मतलब डेफिनेशन तो है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसमें डेरिवेटिव्स गिवन होंगे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसमें से जो हाईएस्ट वाला ऑर्डर है ना वही उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे ये ले लिया dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज 0, तो ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें dy बाई डी एक्स का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका ऑर्डर जो होगा 1 ही होगा। और यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसका ऑर्डर है 1। ऑर्डर 1 का मतलब है हम डेरिवेटिव एक ही बार ले रहे हैं, पर इसमें हम डेरिवेटिव 2 बार ले रहे हैं तो इसका ऑर्डर है 2। तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। डिग्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। पॉलिनॉमियल इक्वेशन होनी चाहिए डेरिवेटिव्स में, बट किस केस में वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं होगी? डेरिवेटिव्स में पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं होगी। जैसे उसमें कोई ऐसी टर्म आ रही है साइन dy बाई डी एक्स, या फिर साइन फर्स्ट ऑर्डर की जगह सेकेंड ऑर्डर साइन, मतलब कोई भी डेरिवेटिव है, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके साथ हमने साइन लगा दिया, साइन ऑफ दैट डेरिवेटिव, या कॉज या टैन ऐसे कुछ भी लगा दिया, साइन इनवर्स लगा दिया, लॉग के साथ dy बाई डी एक्स लगा दिया, ई रेज टू बार dy बाई डी एक्स लगा दिया। तो उस केस में ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स नहीं होगी, उस केस में इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड।
दैट मीन्स कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब होती है तो उसका ऑर्डर तो हमेशा होगा ही होगा, बट उसकी डिग्री जो होगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफाइंड हो। वो डिफाइंड किस केस में होगी? अगर वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स होगा, ओनली देन इट्स डिग्री इज डिफाइंड। अदरवाइज अगर डिग्री डिफाइंड है तो हम लेते कैसे हैं डिग्री को? ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज ज़ीरो, हाइएस्ट ऑर्डर ज़ीरो है तो इसका ऑर्डर वन है। तो जो ऑर्डर लेते हैं ना उसी टर्म की डिग्री लेते हैं। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो इसकी पावर वन है तो इसकी डिग्री जो होगी वो भी वन होगी। सो इट्स डिग्री इज वन। इस केस में डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ज़ीरो, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर टू है ना, तो टू ऑर्डर, तो उसी की डिग्री जो है वो हम लेंगे विच इज़ वन। चाहे इसकी पावर थ्री हो तो भी हम डिग्री थ्री नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम छोटी क्लासेस में करते हैं ना कोई पॉलिनॉमियल होता है तो हाईएस्ट पावर को डिग्री लेते हैं, बट इस केस में ऐसे नहीं है। सबसे पहले हम ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर जो हाईएस्ट होएगा उसी की पावर को हमें डिग्री लेना है। और कंडीशन ये है कि जो गिवन इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स होनी चाहिए, पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स होनी चाहिए, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स होनी चाहिए। और किस केस में पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स नहीं होगी? अगर इस टाइप की कोई टर्म्स आती हैं। तो हम ऑर्डर एंड डिग्री के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो यहाँ पे डी रेज टू पावर फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर है, दैट मीन्स इसका ऑर्डर जो है ना वो है फोर। डिग्री के लिए देखते हैं, साइन डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना उसका साइन है, तो इस केस में डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे कि ऑर्डर जो है वो इसका फोर होगा। अगर यहाँ पे सपोजिंग साइन वाई होता, डेरिवेटिव ना होता साइन का, साइन वाई होता, तो हम जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना उसी की पावर को लेते, डिग्री को वन ले लेते। तो इसका ऑर्डर फोर है, डिग्री जो है दैट इज नॉट डिफाइंड एज इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। जहाँ जहाँ रीज़न लिखना है ना कि इसकी डिग्री क्यों नहीं डिफाइंड, बस यही रीज़न दोगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। y डैश प्लस फाइव वाई इज ज़ीरो, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो ऑर्डर इज़ वन, डिग्री हम इसी की लेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की पावर लेंगे विच इज़ अगेन वन। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर एस बाई डी एस डी टी स्क्वायर, तो ऑर्डर इज़ टू और डिग्री हम इसी की लेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना तो उसी की डिग्री लेते हैं, तो डिग्री इज़ वन इन दिस केस। अब यहाँ पे सबसे पहले नोटिस करो cos डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसकी डिग्री तो नॉट डिफाइंड होएगी क्योंकि इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। तो इस केस में जो डिग्री है दैट इज़ नॉट डिफाइंड, बट ऑर्डर जो होगा वो होगा टू, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, cos 3x हो सकता है, sin 3x हो सकता है, बट cos डी वाई बाई डी एक्स, cos डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो सब नहीं हो सकता। तो इसका ऑर्डर होगा टू एंड डिग्री जो होगी वो होगी वन, क्योंकि इसी की हाईएस्ट पावर लेनी है ना डिग्री में। अब यहाँ पे y ट्रिपल डैश है, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर, और ये y है सिर्फ। तो ऑर्डर होएगा थ्री और डिग्री जो है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना उसी की पावर को लेते हैं तो वो टू होगी। इसमें देखो हाईएस्ट पावर फाइव है, फाइव को डिग्री नहीं लेना, डिग्री हमने उसी को लेना है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है, उसी की पावर को डिग्री लेना है। नेक्स्ट है y ट्रिपल डैश, हाईएस्ट ऑर्डर हो गया थ्री, ये टू वाई डबल डैश वाई डैश, तो ऑर्डर इज थ्री और इसकी जो डिग्री होगी वो होगी वन, जो हाईएस्ट पावर है उसी की डिग्री लेनी है। यहाँ पे ऑर्डर इज वन एंड डिग्री इज अगेन वन, इसी की पावर लेनी है। ex हो सकता है, e रेज टू पावर डी वाई बाई डी एक्स नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑर्डर इज टू और डिग्री जो होगी, चाहे यहाँ पे हाईएस्ट पावर टू है ना रेज टू पावर टू, बट जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की पावर को लेते हैं तो डिग्री इज़ वन। यहाँ पे ऑर्डर इज़ टू और डिग्री हो जाएगी वन, क्योंकि इसी की पावर को देखते हैं तो वो वन है। और साइन वाई हो सकता है, साइन डी वाई बाई डी एक्स नहीं हो सकता। तो ये हमारे हो गए ऑर्डर एंड डिग्री वाले क्वेश्चन।
सो ऑर्डर डिग्री वाले क्वेश्चंस के बाद हमारे एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गिवन फंक्शन है और इसको हमें प्रूव करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इस टाइप के हम दो क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये वेरिफिकेशन से भी हो जाते हैं, प्रूविंग से भी हो जाते हैं। जैसे ये फंक्शन है, हमें प्रूव करना है कि ये इसका सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा ex। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फिर से ex आ जाएगा। अब देखो ex की वैल्यू जो थी y डैश थी, तो हम लिख सकते हैं y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश। तो इससे प्रूव हो गया कि y डबल डैश माइनस y डैश इज 0। यही हमें प्रूव करना था। तो ये मैंने दो डिफरेंट क्वेश्चन लिए हैं कि इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली प्रूव कर दिया और इस क्वेश्चन में हम वेरिफिकेशन से करेंगे। वेरिफिकेशन से करने का क्या मतलब है कि y से हम y डैश निकालेंगे, फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ये है सोल्यूशन, ये फंक्शन है, हमें प्रूव करना है कि ये इसका सोल्यूशन है। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x प्लस 2 आएगा, कांस्टेंट का तो 0 होगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे y डैश माइनस 2x माइनस 2, y डैश की वैल्यू है 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, आंसर इज 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वो हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो कई बार तो डायरेक्टली प्रूव हो जाता है, बट कई बार उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन जो होता है, सबसे पहले हम जनरल सोल्यूशन देखते हैं होता क्या है। जनरल सोल्यूशन जो होता है वो है सोल्यूशन जब डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालते हैं उसमें कांस्टेंट आता है। जैसे हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो उसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स का जब इंटीग्रल लेंगे तो y आएगा। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट आता है। बट कई बार क्या होता है कि कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमें पुट करने को बोली होती है, मतलब उसमें एंड में एक्स वाई की वैल्यूज़ गिवन होती है, वो पुट करके हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यू जब हम निकाल के उसको रिप्लेस कर देते हैं तो वो हो जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हम अभी आगे क्वेश्चंस में करेंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन कब हो जाएगा, जैसे इसमें हमने y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 है, तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें उससे ये निकालना चाहे तो हमें कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम इंटीग्रल लेते हैं तो कांस्टेंट आते हैं। ये अगले टॉपिक्स में ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो उससे जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट बेसिकली जनरल सोल्यूशन जो होता है उसमें प्लस सी आता है, कांस्टेंट आता है, बट जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है उसमें सी नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करके हमें एक इक्वेशन मिलती है जिसको हम इंटीग्रेट करके लाए होते हैं, तो उसमें एक सी आएगा। फिर हमें बोला होता है कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो हम x की और y की वैल्यू पुट करके उस इक्वेशन में c की वैल्यू निकाल देते हैं और c की वैल्यू को उसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो फिर उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता, तो उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। जनरल सोल्यूशन में c कुछ भी हो सकता है, मतलब इट कैन टेक एनी वैल्यू, बट पर्टिकुलर सोल्यूशन में उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आती है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन जब होता है तो उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आता, मतलब इंटीग्रल में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता है ना वो नहीं आता, बट जनरल सोल्यूशन में c आता है। अब क्वेश्चन है हमारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अगर फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो थर्ड ऑर्डर बन जाएगी, प्लस उसमें एक कांस्टेंट आएगा। फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, एक और कांस्टेंट आएगा।
फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, पहला वाला कांस्टेंट तो था ही, और एक और कांस्टेंट आ जाएगा। फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो y बन जाएगा प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4। तो उसमें 4 कांस्टेंट्स आते हैं। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर होंगे 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। फोर्थ ऑर्डर की है, ऑब्वियसली ये चारों कांस्टेंट्स को हम ऐड करके एक सिंगल कांस्टेंट बना देते हैं, बट इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग द क्वेश्चन वी आर गेटिंग 4 डिफरेंट कांस्टेंट्स। ऑब्वियसली उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वी विल मेक अ सिंगल कांस्टेंट, बट पूरे प्रोसेस में हमारे पास 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए थे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ इक्वेशन था फोर्थ ऑर्डर। अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होएगी तो उसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे। अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होएगी तो उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर होएगी तो उसमें 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। जनरल सोल्यूशन में आते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर इज 0, क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन में कांस्टेंट आएगा ही नहीं, सिर्फ जनरल सोल्यूशन में ही कांस्टेंट्स आएंगे। अब हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक तो वेरिएबल्स को सेपरेट करके। वेरिएबल्स को सेपरेट करने का क्या मतलब है कि x की सारी टर्म्स एक जगह अलग हो जाती है, y की सारी टर्म्स अलग हो जाती हैं, और फिर हम इंटीग्रल लेके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा मेथड है होमोजेनस इक्वेशन। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होते तो हमें देखना है कि वेदर सेकेंड मेथड इज एप्लीकेबल या थर्ड मेथड इज एप्लीकेबल। होमोजेनस इक्वेशन में क्या होता है कि डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, तो उससे हमें पता चल जाता है कि होमोजेनस इक्वेशन है, और आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे होते तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि होमोजेनस है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है, तो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सेपरेटिंग वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। तो राइट हैंड साइड पे देख रहे हो दोनों टर्म्स x की टर्म्स है, ऊपर नीचे x ही है, और इस साइड dy बाई डी एक्स है। सेपरेटिंग वेरिएबल में क्या करते हैं, हम x की टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं और y की टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं। तो ये सेपरेट हो गए वेरिएबल्स। अब दोनों साइड करेंगे इंटीग्रेट, तो y हो जाएगा dy का इंटीग्रल हो जाएगा y, और यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगाएंगे। 1 माइनस कॉज एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉज एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 एंड 2 कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉज होता है टैन, तो दिस बिकम्स टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इसका इंटीग्रल निकालने के लिए हमें इसको सेक स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा। तो जब हम इंटीग्रल लेंगे राइट हैंड साइड पे, तो सेक एक्स बाई 2 का जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा टैन एक्स बाई 2। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टैन, बट एक्स बाई 2 है ना, तो एक्स बाई 2 का जो कॉफिशेंट होगा हाफ, वो आएगा डिनोमिनेटर में माइनस एक्स प्लस सी। सी जो है, क्योंकि हमने इंटीग्रल दोनों साइड लिया है, किसी भी साइड लगा सकते हो, बट कोशिश किया करो जो एक्स वाली साइड है वहाँ पे सी लगाया करो। तो y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी इज़ द आंसर। तो बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में गिवन थी। तो इसको इंटीग्रेट करके हमने एक इक्वेशन बनाई है जो कि इसका सल्यूशन होगा। तो ये है, क्योंकि इसमें प्लस सी आ रहा है, सो दिस इज जनरल सल्यूशन। अब dy बाई डी एक्स इज √4 माइनस वाई स्क्वायर, ये y वाली टर्म है, तो इसको दूसरी साइड ले जाओ, √4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx, और दोनों साइड इंटीग्रल ले लो। तो हमने बेसिकली दोनों साइड वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, एक साइड y के वेरिएबल्स रखे हैं और एक साइड x के वेरिएबल्स। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी।
तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y अपॉन a 4, क्योंकि 2 स्क्वायर है ना तो a इज़ 2, y स्क्वायर बाय 2 और dx का इंटीग्रल x प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, साइन इनवर्स है तो साइन ले लो दोनों साइड, तो इस साइड साइन इनवर्स हट जाएगा, तो जब हम साइन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन x प्लस सी। अब 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी इज द आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी छोटी छोटी मैं ट्रिक्स बताऊंगी। अब dy बाई डी एक्स इज 1 माइनस वाई, ये 1 माइनस वाई है और ये dy है, dy के नीचे लोगे ना 1 माइनस वाई, तभी y वाली टर्म्स एक साइड आएंगी और dx को उस साइड ले जाओगे, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस वाई, क्योंकि y का कोफिशिएंट -1 है वो आएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे x लिख सकते हो प्लस, चाहे log c ले लो या ऐसे भी रख सकते हो, कांस्टेंट की जगह log c ले लो। अब देखो यहाँ पे log, ये log माइनस log 1 माइनस वाई है, x को हम log की टर्म्स में कैसे लिखें, x को हम लिख सकते हैं log e रेज़ टू पावर x, क्योंकि देखो log e रेज़ टू पावर x है वो बन जाएगा x log e की वैल्यू होती है 1 तो वो x ही होगा, दैट मीन्स x को हम ऐसे लिख सकते हैं। log के केस में एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी होती है, log m रेज़ टू पावर n इज n log m, तो इस माइनस साइन को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो 1 माइनस वाई रेज़ टू पावर -1, और इस साइड हम log m प्लस log n लगाएंगे, log m इंटू n, तो c इंटू ई एक्स हो जाएगा, दोनों साइड log हट जाएगा, कट नहीं करना, एंटी लॉग लेते हैं तो हट जाता है, बट उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि टेकिंग एंटी लॉग डायरेक्टली हटा दो। 1 माइनस वाई रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू सी ई एक्स, इसको रेसिप्रोकल ले लो तो ये हो जाएगा सी ई एक्स, तो जब हम वापस, क्योंकि रेज़ टू पावर -1 था ना, पॉजिटिव बनाने के लिए कर लिया, तो जब हम वापस रेसिप्रोकल लेंगे इस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको ना सी डैश ले लो, क्योंकि क्या हम करेंगे कि 1/c डैश को c पुट कर देंगे, वापस इसको c पुट कर देंगे, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू सी ई रेज़ टू पावर -x, चाहे 1 को भी उस साइड ले जाओ, ये टर्म को इस साइड ले आओ, 1 माइनस सी ई रेज़ टू पावर -x इज इक्वल टू वाई। शुरू में मतलब कई क्वेश्चंस में हम कोशिश करेंगे हम अपना आंसर y की टर्म्स में दें, बट कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो ये इसका आंसर है। तो ये आंसर भी करेक्ट है, बट अगर एग्जैक्टली बुक वाला आंसर चाहिए तो उसमें क्या किया हुआ है कि -c को a पुट किया हुआ है, अनदर कांस्टेंट, तो 1 प्लस a e रेज़ टू पावर -x हो जाएगा y, तो ये बुक वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी हमें एक्स वाई की टर्म्स को अलग करना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये जो dy वाली टर्म है इसको एज इट इज़ रखेंगे, dx वाली टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई dx। अब यहाँ पे y वाली टर्म है और dy, इस y वाली टर्म को इसके नीचे ले आओ, sec स्क्वायर वाई अपॉन टैन वाई, साथ में dy, और ये जो tan x है ना इसको दूसरी साइड ले जाओ, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स dx, तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए सेपरेट। अब दोनों साइड इंटीग्रल लेंगे, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन से करेंगे, tan y को t पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई dy इज dt, तो यहाँ पे भी tan x को t नहीं पुट करना, t ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, u पुट कर लो, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज du, तो ये हो जाएगा dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस du अपॉन u, दिस बिकम्स log t, एंड इसको log u लिख सकते हो। अगर सब कुछ log में आ रहा है तो कांस्टेंट को भी log में ही लिख दो, log c लिख दो, तो log t इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे log m माइनस log n होगा log m अपॉन n, तो इसको log c अपॉन u लिख सकते हैं, तो t हो जाएगा c अपॉन u, t की वैल्यू जब वापस पुट करेंगे tan x है, tan y है, और c अपॉन ये है tan x, इसको साइड ले जाओ, तो tan x tan y इज इक्वल टू c इज द आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y log y dx माइनस dy इज 0, तो इसको हम लिख सकते हैं y log y dx इज इक्वल टू dy।
dx इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स y वाली है, इनको दूसरी साइड ले जाओ, तो इंटीग्रल लेंगे dy अपॉन y log y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसमें सब्सटीट्यूशन से होगा, log y को t पुट करेंगे तो 1 अपॉन y dy हो जाएगा dt, तो 1 अपॉन y dy मतलब ये पार्ट हो गया dt और नीचे आ गया t। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ये हो जाएगा dy अपॉन y, क्योंकि 1 अपॉन y dy dt है तो dt अपॉन t इज इक्वल टू इंटीग्रल dx, तो ये हो जाएगा log t। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस log c ले लो, क्योंकि x को तो हम बहुत इजीली log e रेज टू पावर x लिख सकते हैं, तो log t इज इक्वल टू log e रेज टू पावर x प्लस log c। log e रेज टू पावर x इज x log e और log e होता है 1। अब राइट हैंड साइड पे log वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे, log m प्लस log n इज log m इंटू n, तो log c e x हो जाएगा। दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो log हट जाएगा, तो t इज इक्वल टू सी ई एक्स। t की वैल्यू है log y, तो log y इज इक्वल टू सी ई एक्स इज द आंसर। जब हमारे पास log y इज इक्वल टू सी ई एक्स आया, तो यहाँ से भी अगर log हटाना हो तो इसको log e रेज टू पावर सी ई एक्स लिख लो, क्योंकि देखो सी ई एक्स आगे आ जाएगा log e। अब दोनों साइड से log हटा दो तो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर सी ई एक्स इज द आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो y log y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, dx के नीचे ले जाओगे x और dy के नीचे ले जाओगे y log y। इंटीग्रल लेंगे dy अपॉन y log y इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x। यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन से करेंगे, log y को पुट करेंगे t, तो 1 अपॉन y dy हो जाएगा dt, तो dy अपॉन y हो जाएगा dt, तो दिस बिकम्स dt अपॉन t इज इक्वल टू dx अपॉन x। जब हम इंटीग्रल लेंगे यहाँ पे आएगा log t और ये log x है, सब कुछ log में आ रहा है तो c भी log में ही ले लो, तो log c, तो log t इज इक्वल टू log c x हो जाएगा। मॉड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम वैसे ही log हटाएंगे तो मॉड तो हट ही जाएगा, तो दोनों साइड log आ गया, तो log m प्लस log n को log m इंटू n लिखा, तो इसमें हम t इज इक्वल टू सी एक्स लिख देंगे क्योंकि हमने log हटा दिया दोनों साइड से एंटी log लेके। अब t की वैल्यू है log y, सी एक्स को लिख सकते हैं log e रेज टू पावर सी एक्स, क्योंकि सी एक्स आगे आ जाएगा और log e 1 होता है, तो ये सेम है, सी एक्स इज इक्वल टू इसके ही बराबर है। फिर से दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर सी एक्स इज द आंसर। तो ये हमने जनरल सोल्यूशन के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस किए हैं, पर अभी हम सिर्फ सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है पर्टिकुलर सोल्यूशन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन में वैल्यूज गिवन होती हैं कि y इज 1 व्हेन x इज 0, cos dy बाई डी एक्स इज a। पहले तो इसको नॉर्मली ही सॉल्व करना है, तो दोनों साइड cos इनवर्स ले लेंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स a। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, मतलब dy को इसी साइड रखो, dx को दूसरी साइड ले जाओ, तो cos इनवर्स a dx। दोनों साइड इंटीग्रल लेंगे, cos इनवर्स a तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रल लेने की ज़रूरत नहीं, तो इनटू dx हो जाएगा। जब हम इंटीग्रल लेंगे तो y इज इक्वल टू dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, x cos इनवर्स a प्लस c। नेम इट इक्वेशन 1। अब हम ये हमारा सोल्यूशन होता है, दिस इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन, क्योंकि ये जनरल सोल्यूशन c की टर्म्स में आता है, मतलब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है। इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए, मतलब c की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन होता है y इज 1 व्हेन x इज 0, तो y को 1 x को 0 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 1। इसको वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 को उस साइड ले जाओ, 1 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू x cos इनवर्स a, x को भी उस साइड ले जाओ इज इक्वल टू cos इनवर्स a, तो दोनों साइड cos ले लो,
तो ये हो जाएगा cos y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, जो कि होगा इसका आंसर। अब देखो इस आंसर में हमारे पास कांस्टेंट नहीं आ रहा कुछ भी, तो ये होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन जिसमें देयर इज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आया था तो उसकी हमने एक वैल्यू निकाल ली, तो वैल्यू निकालने के बाद पुट करने के बाद वो बन जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन का एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स, वाई इज 1 व्हेन x इज 0। तो इसको हम करेंगे फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा प्लस 1 x प्लस 1, तो इसके फैक्टर्स बन गए एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1, साथ में है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, डी वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 dx हो जाएगा, और दोनों साइड हम लेंगे इंटीग्रल, तो y आ जाएगा, इसको I1 प्लस c ले लो क्योंकि इसका एक कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। अब हम I1 को सॉल्व करेंगे, तो I1 है 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। ये फर्स्ट फैक्टर जो है क्वाड्रेटिक है, तो इसके ऊपर ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। नेक्स्ट इज लीनियर, तो c अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा। पहले तो एक बार ना एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसके नीचे वाला जो एलसीएम था, मतलब इसका डिनोमिनेटर था, और इसके नीचे जब एलसीएम लेके डिनोमिनेटर आया तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। ठीक है, अब ये आया हमारे पास, एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या पहले ऐसे करते हैं कि x को -1 पुट कर देते हैं, उससे देखते हैं कोई एक वैल्यू आ जाएगी। x को जब हम -1 पुट करेंगे, क्योंकि x प्लस 1 0 है ना, तो x प्लस 1 -1 पुट करने से ये टर्म 0 हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2 -1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई 1/2, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस b इज इक्वल टू cx स्क्वायर, नहीं प्लस cx स्क्वायर प्लस c। जब हम x स्क्वायर की टर्म्स को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है 2, और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस c आया 2, c की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है हाफ, तो 2 माइनस हाफ हो जाएगा a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/2। जब हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, तो 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे है a प्लस b, a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है 3/2 प्लस b, तो b की वैल्यू आएगी 1 माइनस 3/2, तो b इज -हाफ। तो हमारे पास a आ गया 3/2, b आ गया -हाफ, c आ गया हाफ। इसमें पुट करते हैं सेकेंड में, इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, a है 3/2 x प्लस b इज -हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे -हाफ आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस जो c है उसके नीचे है x प्लस 1, c इज हाफ x प्लस 1, तो प्लस हाफ बाहर ले लो, dx अपॉन x प्लस 1। इसको दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर लो, एक 3/2 के साथ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx,
और एक माइनस हाफ के साथ, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ इंटीग्रल dx अपॉन एक्स प्लस 1। ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये सब्सटीट्यूशन से होगा। इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इज dt। तो बेसिकली x dx की वैल्यू आ गई हाफ dt, तो 3/2 x dx की जगह हाफ dt पुट करेंगे, dt अपॉन t हो जाएगा। और ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये फॉर्मूला होता है टैन इनवर्स एक्स का, प्लस हाफ ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस 1, तो 3/4 लॉग टी हो गया। टी की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ टैन इनवर्स एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स प्लस 1। इसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा उधर शिफ्ट करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए ये ना लॉग वाली टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें क्या करो, ये जो है ना 3/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको भी 2/4 लिख लो। 2/4 तो हाफ ही होता है, 2/4 लॉग x प्लस 1, और लास्ट टर्म एज इट इज लिख लो हाफ टैन इनवर्स x। फर्स्ट टू टर्म्स में से 1/4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लॉग x प्लस 1। यहाँ पे मॉड लगा सकते हो, इसमें मॉड की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस हाफ टैन इनवर्स x। अब देखो लॉग जो m रेज़ टू पावर n होता है वो n log m होता है, मतलब जो भी log के आगे टर्म है ना, नंबर है, उसको हम पावर में ले सकते हैं। तो यहाँ पे log एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा और log x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ टैन इनवर्स x। अब log m प्लस log n होता है log m इंटू n, तो ये हो जाएगा 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस हाफ टैन इनवर्स x। अब हम इसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो हमारी थी y इज इक्वल टू I1 प्लस सी। तो ये जो I1 की वैल्यू थी इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लिया, तो ये बन गई। अब देखो दिस वाज पर्टिकुलर सोल्यूशन, y इज़ 1 व्हेन x इज़ 0, तो ये हमारे पास जो आया है वो जनरल सोल्यूशन है। तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू 1/4 लॉग x को जब 0 पुट करोगे ये 1 बन जाएगा, और यहाँ पे भी 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, माइनस हाफ टैन इनवर्स 0, ये भी होता है 0, तो 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी, सी की वैल्यू आ गई 1। तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y हो जाएगा 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस हाफ टैन इनवर्स x प्लस 1, जो कि इसका आंसर है। तो ये आ गया इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार सेम क्वेश्चन जो होता है ना थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन होता है। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 2, फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 1। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, सोल्यूशन निकालना है, एंड दैट सोल्यूशन पासिस थ्रू 1 - 1, मतलब हमें उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। x की वैल्यू को 1 और y को -1 पुट करके c की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे y dy को एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है, ये हो गया y dy, इस y/2 को इस साइड ले आते हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ पे x प्लस 2 तो है ही, x प्लस 2, x और dx को उस साइड ले आते हैं, तो अपॉन x हो जाएगा dx, और दोनों साइड इंटीग्रल ले लेते हैं। राइट हैंड साइड का इंटीग्रल लेना तो बहुत इजी है, x अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे वेरिएबल्स। बट लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करोगे,
ये जो y dy है, नीचे y+2 है, तो ऊपर हम y+2 - 2 लिख सकते हैं ताकि सेम फॉर्म बन जाए। नहीं तो इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, y+2 को पुट करके, और इसमें भी वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये y+2 अपॉन y+2 एक इंटीग्रल बन जाएगा, -2 अपॉन y+2 dy, और यहाँ पे भी 1 + 2 अपॉन x dx बन जाएगा। ये बन गया y, 1 बन गया, दोनों कैंसिल हो गए ना, तो 1 का इंटीग्रल होगा y -2 log mod y+2 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा +2 log mod x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, सोल्यूशन आ गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस log, ये 2 को ऊपर ले जाते हैं, log m⁻n इज n log m, तो उस हिसाब से ये ऊपर चला गया, x प्लस ये log x² हो गया प्लस c, y माइनस x को इस साइड ले आते हैं और ये log वाली टर्म को उस साइड ले जाते हैं, y+2 होल स्क्वायर प्लस log x² प्लस c, log m प्लस log n लगेगा, तो ये हो जाएगा log m इंटू n, दिस इंटू दिस प्लस c, नेम इट इक्वेशन 1। अब वैल्यूज पुट करते हैं, x को पुट करेंगे 1, y को पुट करेंगे -1 जो गिवन है, तो -1 - 1 हो जाएगा -2, और यहाँ पे log -1 + 2 इज़ 1, और x की वैल्यू जब हमने पुट करी वो भी 1 है, प्लस c, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो c की वैल्यू आ गई -2। इसको हम 1 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा y माइनस x इज इक्वल टू log x² y+2 होल स्क्वायर -2, जो कि इसका आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट है, देख के घबराना नहीं क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एट एनी पॉइंट xy ऑफ अ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है dy/dx, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ट्वाइस द 2 टाइम्स स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यही होगा xy टू दिस पॉइंट, मतलब इस लाइन सेगमेंट की स्लोप, इस लाइन सेगमेंट की स्लोप मतलब xy एंड -4 -3 की स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर इसको x1 ले y1 ले लो, इसको x2 y2, तो y2 - y1 मतलब y+3 अपॉन x2 - x1 x+4, तो ये गिवन है। मतलब एट एनी पॉइंट xy ऑफ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि dy/dx होती है, दैट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू दिस, तो इसकी स्लोप का ट्वाइस है। फिर हमें इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2 1, तो -2 1 यूज होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, dy/y+3 इज इक्वल टू 2 dx अपॉन x+4। जब भी वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे होते हो तो जिस साइड पे कोई कांस्टेंट होता है या माइनस साइन होता है उसको उसी साइड रखा करो, दूसरी साइड मत लेके जाया करो। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रल लेंगे तो ये आएगा log y+3 इज इक्वल टू 2 log x+4, सब कुछ log में है ना, तो log c ले लो, तो log y+3 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं log x+4 का होल स्क्वायर प्लस log c। तो log वाले क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब ये log m प्लस log n हो जाएगा log m इंटू n, तो log c इंटू x+4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड जब log हटेगा तो हमारे पास आएगा y+3 इज इक्वल टू log c इंटू x, नहीं log तो हट गया, तो y+3 इज इक्वल टू c इंटू x+4 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू c इंटू -2 + 4 का होल स्क्वायर। 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4c, तो c की वैल्यू 1 आ गई। इसको जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y+3 हो जाएगा
x+4 का होल स्क्वायर विच इज़ आवर आंसर। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर डिग्री वाला पार्ट, सोल्यूशन वेरीफाई करने वाला पार्ट और सेपरेटिंग वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करना है उसके सारे मेन क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारा बचता है होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करने वाला और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला पार्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस एंड इससे अच्छी तरह से प्रिपरेशन होती जाएगी। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।